जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर 2026 के रिक्रूटमेंट में आपके सिलेक्शन को 100% पक्का कराने के लिए एक और फुल पेपर के सॉल्यूशन के साथ तैयार है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सेम वही पेपर जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ। वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपके इन 50 क्वेश्चनों में एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाना है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे हमारी ये बेहतरीन क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है ना। 2023, 24, 25 में जिस हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ 2026 का जो आप लोगों का ऑथेंटिक सिलेबस दिया गया है, उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो धैर्य के साथ, हौसले के साथ आखिरी क्वेश्चन तक बने रहेंगे। साथ ही साथ 50 क्वेश्चनों को पूरा लगाने के बाद सभी बच्चे कमेंट करेंगे आज आपका रियल स्कोर क्या रहा। ठीक है ना। आपके लक्ष्य के लिए आप किस स्कोर के ऊपर खड़े हैं, सभी बच्चे ईमानदारी से इस पूरी क्लास को देखने के बाद में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला बेहतरीन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बेटा मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनेगा, कि भारत और पाक को, ठीक है ना, भारत और पाक को विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा आपसे पूछी जाएगी, तो वो आपकी होगी बेटा क्या, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। ठीक है ना। उसका नाम क्या रहेगा? रेड क्लिफ रेखा रहेगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो इसको भी ध्यान से लिख लीजिएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को हम जानते हैं बेटा डुरंड रेखा के नाम से। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। समझ में आ गई बात? चले अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया, आपको इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के अंदर भी, कि यहाँ पर भारत में सती प्रथा के उन्मूलन में जिस महान व्यक्ति का योगदान रहा है, उनका नाम क्या है बेटा? सभी बच्चे याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विदेशी शक्ति है, साथ ही साथ ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जिसके द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है ना। यदि यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो कौन है? तो इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जिनके द्वारा विलियम बेंटिक जिनके द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। उन्मूलन किया गया, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें। ठीक है। आपसे कई बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महान स्वतंत्रता सेनानी रहा है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। तो इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु बेटा भारत से बाहर हुई है। ठीक है ना। इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना। ठीक है ना। इसको भी साथ में ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह स्थित है आपकी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आपसे रॉक गार्डन पूछा जाए तो रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर बनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है।
तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखिएगा कि ईद उल मिलाद है, जो त्यौहार किसके यहाँ पर बेटा जन्मदिन पर बनाया जाता है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। वोट के लिए जरूरी है, तो सबसे पहले वोट के लिए बेटा आपकी आयु का होना जरूरी है, यानी कि 18 साल का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर बेटा एलिजिबल है किसके लिए, वोट डालने के लिए। अब उसकी मर्जी है कि भाई वो अपना पहचान पत्र बनवाता है या नहीं बनवाता है, वो वोट डालने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो बाद की बात है। सबसे पहले किसका होना जरूरी है, एज का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि इनमें से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर मदर टेरेसा है, उन्हें 1980 के अंदर क्या मिला है बेटा, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी हैं, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। JRD टाटा है, इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे भारत रत्न पुरस्कार ना मिला हो, ठीक है ना। इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो ये तो सारे सम्मानित हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। भारत का एकमात्र नौचालन परीक्षण यान कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। यानी कि आप लोगों को पानी की जहाज चलाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए विशेष रूप से किस शिप को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। INS तरंगिणी है, जो भारत का एकमात्र नौचालन परीक्षण यान है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा करने से पहले आप सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे कि आपके यहाँ पर जैसे जैसे दिन नजदीक जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके बेटा यहाँ पर जो बच्चे बिल्कुल 2026 में अपना टारगेट बना के बैठे हुए हैं कि अब की बार मुझे 100% सिलेक्शन लेना है, उन बच्चों ने कंपटीशन के अंदर अपनी कमर है उसको बेहतरीन तरीके से कस लिया है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बेटा यहाँ पे 3 महीने 4 महीने से अपने बैच ले रखा, अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। उन बच्चों के साथ यदि आपने compete करना है तो अभी भी आपके पास यहाँ पे 2-2.25 महीने का समय बचा हुआ है। प्रॉपर बैच परचेज करके सही रूप से क्लासेस लगा के अभी भी आप इस लड़ाई के अंदर अपनी जगह है उसको बना के रख सकते हैं। बस सही स्टिक प्लानिंग और साथ ही साथ सही बैच के साथ अपने टॉपिक को क्लियर करके आप अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें हमारी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन 100% आपके साथ खड़ी है, जिसके अंदर मात्र यहाँ पर बेटा एक मिनिमम कॉस्ट पर 499 रुपए में आपको आर्मी अग्निवीर का यहाँ पे कंप्लीट बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चाहे बच्चा ट्रेडमैन का हो, चाहे JD का हो, चाहे कलरक का हो, हर एक बच्चे की यहाँ पर 100% मदद इस बैच से की जानी है। तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आज ही जाके अपना बैच परचेज करें और समय से अपनी तैयारी है उसके लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना। अब वो समय आ गया है कि आपको बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाना है। घर परिवार वाले किसी शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ अब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तभी जाके बात बनेगी सिलेक्शन की, ठीक है ना। और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर आप कॉल या मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं कि 1945 में देश यहाँ पे विश्व में क्या चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके अंदर 6 अगस्त 1945, ध्यान से लिख लीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को यहाँ पर बेटा हिरोशिमा, जो कहाँ पर है, जापान के अंदर है, जापान पर के अंदर हिरोशिमा पर पहला बम है और परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ये परमाणु बम का इस्तेमाल किसने किया था, अमेरिका ने किया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे।
और यदि आपसे पूछा जाए परमाणु बम का नाम क्या था, तो पहला परमाणु बम था लिटिल बॉय। ठीक है ना, फर्स्ट जो परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा जो परमाणु बम फेंका गया था वो नागासाकी पर फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, और जिसका नाम था फैट बॉय, इस बात को भी याद रखेगा। ठीक है ना, जो नागासाकी पर गिराया वो फैट बॉय था, और हिरोशिमा पर गिराया वो लिटिल बॉय था। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। नेहरू कप की किस खेल से, यहाँ पे नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोगों ने बेटा अभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लगाने स्टार्ट किए हैं, और आपको ये डर है कि अब यहाँ पर मेरे को सारे के सारे पेपर कहाँ पे मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी YSP लाइव क्लास यहाँ पर बेटा यूट्यूब पर आप सर्च करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने पर भी आपको बेटा हमारे चैनल की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी मॉक टेस्ट मैंने अभी तक कराए हैं वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप सारे के सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब तक टोटल 56 मॉक टेस्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। सारे के सारे मॉक टेस्ट वो मॉक टेस्ट हैं जो अब तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, और 2026 के अंदर ज्यादा से ज्यादा उन्हीं मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने रेगुलरिटी से अपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि डेली आपने 2-3 मॉक टेस्ट का रिवीजन करना है। ठीक है ना, एक बार पढ़ी हुई चीज बेटा लंबे समय तक दिमाग के अंदर नहीं रहती है, आपको बार बार चीजों के रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, और अब ध्यान से समझिएगा, नेहरू कप किसे खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तृत रूप क्या है, तो डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तृत रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यानी कि यहाँ पर 6 डिजिट का ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, इसी से हमें ये यहाँ पे बेटा डाके को पता चल पाता है कि ये किस क्षेत्र का यहाँ पे डाक है और कहाँ उसको पहुंचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सभी बच्चे देखने से पहले ध्यान रखेंगे कि sscgkgs.com वेबसाइट के ऊपर बेटा जितने भी अब तक मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट कराए, ठीक है ना, सारे के सारे मॉक टेस्ट हैं आपकी sscgkgs.com वेबसाइट पर प्रोवाइड किए गए हैं आर्मी अग्निवीर के। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर भी आपको sscgkgs.com वेबसाइट पर मिलेगी, और न्यू अपडेट में जाएंगे तो वहां पर आपके आर्मी की स्टैटिक जीके के सारे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेटा टॉपिक हैं जो आर्मी अग्निवीर में स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर आप लोगों के डाल दिए गए हैं। तो जो बच्चे अभी तक sscgkgs.com वेबसाइट के साथ नहीं जुड़े हैं, फटाफट से गूगल में जाइए, sscgkgs.com सर्च कीजिए, और आज ही वेबसाइट के माध्यम से भी आप आर्मी अग्निवीर की स्टैटिक जीके, साथ ही साथ आर्मी अग्निवीर के जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पर कराए गए हैं उनके सभी के क्विज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फटाफट से लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी तो आप अपने बहन भाइयों को यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के साथ आपकी रितु मैम की यहाँ पर बेटा छत्र छाया में पढ़ने के लिए सौंपेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी तक हमारी वेबसाइट के साथ नहीं जुड़े हैं, sscgkgs.com गूगल में सर्च कीजिए, आज ही वेबसाइट को अलाउ कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वाधीनता या फिर कह सकते हैं स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी, तो यहाँ पर बेटा सभी बच्चे याद रखेगा 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली क्रांति के नाम से किसके द्वारा कहा गया था, वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है ना, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि वीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को पहली स्वतंत्रता पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया।
ठीक है, तो आपका पहला स्वाधीनता की लड़ाई कब लड़ी गई थी? यहाँ पर बेटा 1857 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने खालिस्तान में की थी, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी आपको मिल जाए या फिर राखल दास बनर्जी मिल जाए, ठीक है ना। इसको राखल दास बनर्जी भी लिख सकते हैं, तो आपने पजल नहीं होना है। आर डी बनर्जी हो चाहे राखल दास बनर्जी हो, उनके द्वारा 1922 के अंदर क्या की गई थी? यहाँ पर बेटा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पर 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ये बात भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा? 1922 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मेघदूत के लेखक कौन है? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास जी के द्वारा की गई है। साथ ही साथ रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? तो रामचरितमानस की रचना बेटा तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही साथ अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? कौटिल्य के द्वारा की गई है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि लेप्रोस्कोपी का उपयोग सर्जरी और रोग की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंजाइम है। एंजाइम क्या है? आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंच जाए, आपका बेटा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है ना। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो सबसे हल्की धातु बेटा कौन सी है? लिथियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? लाडलो 3 है, ठीक है ना। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वो सबसे हल्की होती है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए वो सबसे हल्की है, ठीक है ना। तो सबसे हल्की कौन सी हो जाएगी? लिथियम। फिर इसके बाद में हल्की कौन सी हो जाएगी आपके बेटा? सोडियम। और सोडियम से फिर यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम है, उसके बाद में सोडियम है, और सोडियम के बाद में मैग्नीशियम है। इस बात को आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? आपको इसके बारे में बताना है। कल एक बच्चे का मैसेज आ रखा कि मैम आप है ना पढ़ाने पे ध्यान दो, ज्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है। आज मतलब बड़ी अजीब बात हो चुकी है कि बच्चे ना तो माँ बाप की सुनना चाहते हैं, ना अपने टीचर्स की सुनना चाहते हैं, और वो अपने आप भी कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है ना। माँ बाप को ये कहते हैं तू पैसा कमाने की मशीन है, सिर्फ पैसा दे, उसके बाद में मैं देख लूंगा मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों बेटा? आपको माँ बाप यदि सही गलत का यहाँ पे बारे में बताएं तो आपको माँ बाप बुरे लगते हैं। जिन टीचर्स के पास आप पढ़ने लग रहे हो वो आपको यदि सही गलत के बारे में बताए तो आपको वो दुश्मन लगते हैं। तो इस बात को बेटा दिमाग में बैठा लेना कि कीड़े हमेशा मीठे में लगते हैं, नमक में नहीं। आपके माँ बाप यदि आपको सही गलत का यहाँ पे आईना दिखाने लग रहे हैं ना, तो आपका भला चाहते हैं। उनके बोल कड़वे हो सकते हैं, लेकिन वो मन से कभी ये नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों का मैं नुकसान करूं। ठीक उसी प्रकार से रितु मैम की यदुवंशी सक्सेस पॉइंट की बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन यदुवंशी सक्सेस पॉइंट और ना ही रितु मैम कभी ये चाहती है कि कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो अपने पथ से, अपना रास्ता है उसको भूले, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है उससे परे हटने की कोशिश करे। आपको बात बुरी लग रही है, कड़वी लग रही है, ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान लग रहा है, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप आए या ना आए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि आपके सामने क्वेश्चन पेश कर दिए, आपके इंटरेस्ट की बातें आपसे करूं, आपसे कहूं हाँ बेटा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। जी नहीं, आप गलत करेंगे तो गलत के लिए आपको डांटूं भी, आप सही करेंगे तो उसके लिए आपको शाबाशी भी मिलेंगी। रास्ते से आप गलत चलेंगे, अपने माँ बाप के साथ धोखा करेंगे तो उसके लिए मैं 100% आपके विरुद्ध में खड़ी होंगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। मेरी भी एक औलाद है,
यदि वो भी यहाँ पर बेटा हम लोग उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो गलत यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रही है, गलत तरीके से माँ बाप के साथ धोखा करने लग रही है, तो उसको भी हम डांटेंगे। मेरे लिए तो मेरे जैसे ही मेरा विजन है वैसे ही आप लोग, आपको अच्छा लगे तो आप क्लास में आइए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपका बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, बैंगनी रंग का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। रिकेटस किस कमी के कारण होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सकर्वी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसके साथ ही बेरी बेरी रोग किसकी वजह से होता है, तो बेरी बेरी रोग यहाँ पे विटामिन बी की कमी से होता है। यहाँ इसके साथ ही आपसे यदि पूछा जाए रतौंधी रोग किसके कारण होता है, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है, आपको इसके बारे में बताना है। तो विद्युत का उत्पादक मतलब इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है। तो जिस प्रकार से आपने शादी ब्याह के अंदर देखा होगा, एक जनरेटर होता है और जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, लोहा उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संतुलित आहार में होता है। तो एक बैलेंस डाइट है, उस बैलेंस डाइट के अंदर आपके प्रोटीन का भी होना जरूरी है, विटामिन का भी होना जरूरी है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का होना भी जरूरी है, फैट का होना जरूरी भी है, फाइबर्स का होना जरूरी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें हैं एक संतुलित आहार के लिए जरूरी हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हवा प्रदूषण का कारण होती है बेटा अस्थमा रोग, ठीक है ना। यदि मान लीजिए यहाँ पर अस्थमा किसके कारण होगा, जब हवा प्रदूषित होगी, उसमें धुआं वगैरह ज्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है और जिसकी की वजह से अस्थमा रोग होता है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो मुख्य रूप से द्रव्य की बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली होती है आपकी सॉलिड, ठीक है ना। पहली क्या होती है, सॉलिड होती है। दूसरी क्या होती है, लिक्विड होती है। और तीसरी क्या होती है, गैस होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लीप वर्ष है। यहाँ पर जब एक बार लीप वर्ष से रिलेटेड कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक बच्चे का डाउट भी था कि मैम हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में कैसे पता चलेगा। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिए, लीप वर्ष वो होता है जिसके अंदर, ठीक है ना, लीप वर्ष कौन सा है, लीप ईयर वो है जिसमें फरवरी के अंदर आपके बेटा 29 दिन होते हैं, ठीक है ना। कितने दिन होते हैं, 29 तारीख फरवरी की आती है, वो आपका लीप वर्ष होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो साल, ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पर 2024 लिया, आप लास्ट के 2 डिजिट हैं, इन 2 डिजिट को 4 से भाग देकर देखेंगे। यदि ये 4 से पूर्ण विभाजित है, ठीक है ना, 4 से क्या है, पूर्ण विभाजित है, यदि कंप्लीट डिवाइड है, तो ये आपका क्या है बेटा, एक लीप वर्ष है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब 2005 है, 2005 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए काट दीजिए। 2006 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 शेष बचेगा। 7 भी आपका यहाँ पर बेटा 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 शेष बचेगा। लेकिन 4 दूनी 8 है, इसलिए यहाँ पर आपका 2008 है, एक लीप वर्ष है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, यानी 4 साल के बाद में यहाँ पे लीप वर्ष है वो आता है। इस बात से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो विद्युत प्रवाह को नापा जाता है एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, अपना एक्सपीरियंस सभी बच्चे जरूर साझा करेंगे कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। और डेली जो कंटिन्यूसली क्लास में आने लग रहे हैं, भाई पहले दिन जब तुम क्लास में आए थे, अब तुम 56 पेपर तक पहुंच चुके हो, तो आप लोगों का पहले दिन का जो फीडबैक था
और आज का जो आपका फीडबैक है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है, कितना यहाँ पे जब क्वेश्चंस को आप करते हैं तो लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पेपर में कर लेंगे, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोगों के सभी बच्चों के फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल भाई यहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लास कराई, लेकिन मज़ा नहीं आया। बच्चों के बहुत ही कम फीडबैक की क्लास आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आप लोग मतलब एक तरह से शून्य होते जा रहे हैं, शून्य नहीं बनना है, ठीक है। हमें न्यूट्रल नहीं होना है, हमें गतिमान रहना है, हमेशा स्पीड के अंदर रहना है, अपनी जो यहाँ पर हस्ती है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना, कि हम जीते जागते हैं। और आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट अल्लोट्रोप्स होते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपरूप, क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका बेटा अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O के नाम से जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल आपका HNO3 होता है, इसके साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO होता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा खालिस्तान प्रतिशत होती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है आपका बेटा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर C12 H22 O11, ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपकी कार्बोहाइड्रेट जब बचती है तो किस में बदलती है? ग्लूकोज में। उसमें क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपका मैथ का पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, ठीक है। कि अब मैं मैथ करने जा रहा हूँ, भगवान मुझे इतनी ताकत देना, ये जो मैथ रूपी राक्षस है जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, इस राक्षस से भी मैं लड़कर अपने माँ बाप के लिए अब की बार 2026 में सिलेक्शन का ज्वाइनिंग लेटर मेरे माँ के हाथ में, मेरे पिता के चरणों में सौंप सकूं, ठीक है ना। आप लोग एक बार यहाँ पर अपने आप के अंदर ये इच्छा शक्ति पैदा कीजिए, उसके बाद में फिर क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं मैथ के साथ। चलो भाई देखो, अब पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 140 में खरीद कर 168 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदी कितने में? 140 में। बेची कितने में? 168 में। कितने लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ कितने का हुआ? तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ठीक है। तो 168 में से 140 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 28, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? SP माइनस में CP गुणा में 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अंतर कितना था? 100, यहाँ पे 28 का आया था, गुणा में 100 और बटे में CP कितना, सॉरी क्या कर देती हूँ मैं भी कभी कभी, बटे में आपका CP आएगा। CP कितना है? 140, ठीक है। 28 एकम 28, 28 पंजे 140, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 लगी 0, कितने परसेंट का लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 3 घंटे 45 मिनट बराबर है, आपको सेकंड में बदलना है, कितने सेकंड होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब 1 घंटे में यदि आपसे पूछी जाए कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर बेटा 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती है, ठीक है। यानी कि आपका 1 घंटे में जब हम सेकंड बनाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 60 गुणा में 60, यानी कि आपकी 3600 सेकंड। कितनी सेकंड होगी? 3600 सेकंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने घंटे हैं? 3 घंटे हैं। तो 3 घंटों को जब हम लोग यहाँ पर बेटा सेकंड में बदलेंगे, तो 3 घंटों को सेकंड में बदलेंगे तो आपका 3 गुणा में 3600 करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 छिके कितना हो गया 18, 3 3 9 और 1 10 और 2 लग गई 0। ये तो बन गई आपकी किसकी, यहाँ पर 3 घंटे की। इसके बाद में 45 मिनट बच रही है, इसको भी किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। 45 मिनट को जब आपने सेकंड में बदला तो कितने से गुणा करेंगे, 45 और गुणा में 60 करेंगे। ठीक है, आपका 4 यहाँ पे 5 छिके कितना हो गया 30 हो गया, 4 यहाँ पे 6 चौके 24, 24 और 3 कितने हो गए 27 हो गए, एक पीछे 0 लग गए। ठीक है, 0 0 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1, आपकी कितनी सेकंड बन जाएंगी 13,500 सेकंड बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको अगला क्वेश्चन दिया, यदि हॉस्पिटल को यहाँ पर लिखा जाता है बेटा 32574618, तो पोस्टल को किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 5वें नंबर पर पी है, पी का यदि पीछे से देखे 1 2 3 4 5, 5 पर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, ओ के लिए आपका 2 आ गया, अब ये ऑप्शन आपका कट गया। एस के लिए कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है जी, टी के लिए कितना आएगा, टी के लिए आपका 6 आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद में ए के लिए कितना आएगा 1 आएगा, तो आपका बेटा ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में c की 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, 3a b c के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जब a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में c की 3 की पावर 0 के बराबर है, तो आपकी बेटा यहाँ सॉरी a प्लस बी प्लस सी के 0 के बराबर है, तो a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में c की 3 किसके बराबर हो जाएगी, 3abc के बराबर हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये आपका फॉर्मूले का यहाँ पर रूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको दिया 5 छात्रों 30 40 50 60 70 का औसत क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, कितने डिजिट हैं 5, तो बटे में कर दो 5, 70 और 30 100, 60 और 40 आपके 100, 100 और 100 कितने हो गए 200, 200 में 50 जोड़ा तो 250 और बटे में हो गया आपका 5, 5 एकम 5, 5 25, 1 लग गई 0, आपका औसत कितना आ गया 50 आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है कि ए यहाँ पे 4 और 8 का तृतीय अनुपात क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो जब भी आप लोगों को बेटा इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 डिजिट आपको दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ लिया, तृतीय अनुपात पूछ लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई में ए के बराबर। किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर बाई में ए के बराबर होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। तो बी कितना है 8 है। ठीक है, 8 गुणा में कितना हो गया 8 और बटे में कितना हो गया 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, अंडर रूट यहाँ पर 12 प्लस में अंडर रूट आपका 11 प्लस में अंडर रूट 25 का मान क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाता है बेटा, पीछे से आपके रूट यहाँ पे सोल्व होते जाते हैं। ठीक है, 25 किसका रूट है 5 का है, तो 12 प्लस में अंडर रूट 11 प्लस में कितने कर देंगे हम यहाँ पर बेटा 5 कर देंगे। 11 में 5 को प्लस किया तो कितना हो गया आपका बेटा 16। ठीक है, अंडर रूट जो यहाँ पे 12 प्लस में 16 किसका रूट है 4 का है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। 12 में 4 प्लस किए तो 16, और 16 किसका रूट है 4 का रूट है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे यहाँ पे कहा कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, एक संख्या आपकी 6 दे रखी, दूसरी संख्या आपने x मान ली। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 1/6, योग कहा प्लस में आपका 1/x बराबर किसके हो गया 7/24। उसने यही तो कहा है ना कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपका 7/24 है। पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब यहाँ से जब आपने लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आ गया आपका बेटा 24, सारे को ले लो, ठीक है। 24 को जब 6 से भाग दिया तो कितना आएगा 4, तो 4 एकम 4, प्लस में आपका 24 को x से भाग दिया तो आपका 24 यहाँ पर है, ठीक है। या फिर इसको हम एक बार x को छोड़ सकते हैं, इसको x को नहीं लेते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं इन दोनों डिजिट्स का यहाँ पे ले लेते हैं 1/x, इसको इधर ले आओ 7/24 और माइनस में कितना हो गया आपका बेटा 1/6 के बराबर हो गया, ठीक है। 1/x बराबर है, यहाँ पर लघुत्तम कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। 24 को 24 से भाग दिया 1 7, माइनस में 24 को जब 7 से भाग दिया यहाँ पे 6 से भाग दिया तो कितना आ गया बेटा आपका 4 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 1/x बराबर है 3 कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, आपकी वैल्यू 1/x बराबर कितना आ गया 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया x की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसने क्या कहा था कि आपकी दो संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे 6 है 6 का व्युत्क्रम करेंगे तो आपका 1/6 बन जाएगा, ठीक है। और उनका व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है 7/24, तो एक संख्या 1/6 होगी, दूसरी संख्या 1/x होगी और किसके बराबर होगी 7/24 के बराबर, ठीक है। अब 1/x को इधर रखो, इसको उठा के इक्वल के उधर ले जाओ, इधर प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस, फिर लघुत्तम कितना आ गया आपका 24। तो यहाँ पे 24 को जब मैंने 24 से भाग दिया 1 तो 7 एकम 7, 24 को जब 6 से भाग दिया तो आपका यहाँ पे 4, तो 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाए तो आपके कितने बच गए 3 बच गए, 3/24, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपने यहाँ से निकाल देनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि 12 और 30 के तृतीय अनुपात और 8 यहाँ पे 9 और 25 के मध्य अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर बेटा क्या करना है कि 12 और 30 का तो तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। 9 और 25 का आपने मध्य अनुपात निकालना है और उन दोनों का अनुपात क्या होगा आपको इसके बारे में बताना है। देखो ध्यान से, अब इन दोनों का तृतीय अनुपात निकालना है तो अभी हम निकाल के आए थे 12 और 30 का जब यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालेंगे तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे b² और बाय में a का यूज करेंगे, यही तो यूज करेंगे ना, क्या यूज करेंगे b² बाय में a का यूज करेंगे, फिर यहाँ से क्या निकाल देंगे क्वेश्चन का आंसर है उसको निकाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा देखो ध्यान से, आपका कितना हो गया 30 और गुणा में यहाँ पे कितना हो गया आपका 30 और बटे में कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। 30 गुणा में 30 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हमने इसको काटा तो आपका बेटा कितना हो गया 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 से काटा या फिर 3 से काट लो आप इसको, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 ढाई कितना हो गया 30 हो गया, फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे कितना हो गया 10, 2 एकम 2 और यहाँ पर 15 दूनी 30, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई 75 आ गई। जब मध्य अनुपात निकालना है, क्या निकालना है मध्य अनुपात निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों ने बेटा क्या करना है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। मध्य अनुपात निकालने के लिए आप लोगों ने करना है √a गुणा में b, ठीक है ना। a और b क्या है आपका 9 गुणा में 25 है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 को 25 से गुणा किया तो 25 में कितना हो गया 225 और 225 पे से किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब उसने क्या कहा इन दोनों का अनुपात निकालो, तो आपका 75 और अनुपात में कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। 15 एकम 15, 15 पर 75, आपका अनुपात कितना आ गया 5:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात कि जब आप लोगों को तृतीय अनुपात निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है b² बटे में a, और जब मध्य अनुपात निकालना है तो a गुणा में b का रूट निकालना है। इस बात को सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, यही मेन है यहाँ पे चीज याद रखने की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 81 और 117 का महत्तम समापवर्तक मूल्य यहाँ पे मालूम करे। आप लोगों को इन दोनों के बीच का महत्तम समापवर्तक यानी कि आपको HCF फाइंड आउट करना है। हाँ भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे और साथ ही एक बार मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी से डेली ssgkgs.com के ऊपर डेली जो आप लोगों की अपडेट डाली जा रही है, डेली आप लोगों के लिए जो नया कंटेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए डाला जा रहा है, कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी से वहां पे जाके पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ध्यान से यहाँ पर लिख लीजिएगा
sscgkgs.com वेबसाइट है, जिसके ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बेटा सारा का सारा आर्मी अग्निवीर के क्विज, इसके साथ ही जीकेजीएस के नोट्स, सब चीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो गूगल में जाना है, sscgkgs.com को सर्च करना है, वेबसाइट आपके सामने आएगी SSC प्रेप अकेडमी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अलाउ का ऑप्शन आएगा, उसे जरूर आपने अलाउ कर लेना है, ठीक है ना। यूट्यूब की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट की नई अपडेट भी आपके पास तभी आएंगी जब आप वेबसाइट को अलाउ कर लेते हैं। दोनों जगह आपका अलाउ करना जरूरी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपका 81 और 117 का HCF निकालना है। तो 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 निम 81, और 117 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका 13 निम में 117 लिख सकती हूँ। तो 9 दोनों में कॉमन है, इसलिए आपका HCF कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 रुपए हो जाएगी तो ब्याज की दर होगी। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों का 450 रुपए क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ठीक है ना। 3 वर्ष में राशि हो जाएगी तो मतलब ये आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। अब मेरे पास मिश्र धन है, मेरे पास मूलधन है, तो क्या मैं यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है बेटा आपका मिश्र धन माइनस में मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस में मूलधन, यानी कि 504 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 450 को माइनस कर देंगे। तो 4 में से 0 गई तो 4, 10 में से 5 गए तो 5, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 54 रुपए। मूलधन मेरे पास है, समय मेरे पास है, साधारण ब्याज है, तो अब आसानी से मैं क्या निकाल सकती हूँ, दर निकाल सकती हूँ। दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर आपका होता है बेटा साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में आपका मूलधन गुणा में समय, ठीक है ना। मूलधन गुणा में क्या होता है, समय होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 54 है, गुणा में 100 बटे में यहाँ पर बेटा आपका 450 और गुणा में हो गया 3, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, 9 से काटो, 9 छिके 54 और आपका 9 पंजे 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो गया आपका 10 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 वर्ष, यहाँ पे 4%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब 450 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 504 रुपए का यहाँ पे हमें मिश्र धन मिल रहा है और राशि हो रही है, तो उसके अंदर आपकी रेट कितनी है, 4% है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना। अब 1/2 हो गया, यहाँ पे आधार कितना है 5 है, ऊंचाई कितनी है 8 है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको दिया कि किसी कमरे की माप 10 गुणा में 6 गुणा में 4 सेंटीमीटर है, 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल यहाँ पे एरिया निकालेंगे, कितने वहाँ पे क्षेत्र के अंदर आप लोगों ने पुताई करनी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2b इंटू में आपका l प्लस में b हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे 2h, सॉरी हाइट करना है, तो आपका 2h इंटू में आपका l प्लस b हो जाएगा। 2 इंटू में यहाँ पर बेटा आप लोगों की किसी कमरे की माप कितना दे रखा है आपको, 10 प्लस में 6 प्लस में 4 मीटर दे रखा है। तो अब यहाँ पे 4 आ गया और इंटू में कितना हो गया 10 प्लस में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका 2 गुणा में 4 और इंटू में कितना हो गया 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 अठे कितना होगा 128। यहाँ से जो आपका बेटा टोटल यह परिमाप निकल के है वो कितना आ गया 128 आ गया। 1 रुपये खर्चा आ रहा है तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा आपका 128 और गुणा में 1 रुपये, तो आपके टोटल 128 रुपये का खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पुताई का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 128 रुपये आ जाएगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं,
एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा आपको इसके बारे में बताना है। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, MDH का फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 H1 यहाँ पे बराबर में कर देंगे। ठीक है, तो आपके 3 लड़के हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, एक दिन। यहाँ पे एक कार्य को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और एक लड़का कितने दिन में करेगा, आपसे यही पूछा है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 दिन। एक लड़का कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बेटा क्या बताया है कि जब यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में दे रखा हो और उसे जब हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितने से गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है। क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, अब 54 गुणा में कितना करेंगे, 54 गुणा में 5/18 करेंगे। तो आपका 18 एकम 18, 18 तिये 54 और 5 तिये कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 18 एकम 18, 18 तिये 54 और 5 तिये 15, यानी कि आपका इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा यदि यहाँ पर 40 + 10 + 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों को संख्या क्या दी, एक तो 40 दी, प्लस में 10, प्लस में आपका 25, प्लस में 20, प्लस में 35 और प्लस में कितना कर देंगे x। बटे में यहाँ पे टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 कर दिया और किसके बराबर है, 25 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जब आपने प्लस किया 25 और 35 को प्लस किए 60, 60 में 40 प्लस किए 100, 100 में 30 प्लस किए तो आपके कितने हो गए, 130 हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ पे 130 और प्लस में कितना हो गया x, ये 6 इधर किस में है, भाग में, इक्वल के उधर जाएगा तो गुणा में, बराबर है 25 गुणा में कितना कर दिया हमने, 6 कर दिया। x बराबर यहाँ पर बेटा 25 के कितना हो गया, 150 और माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 130, तो 150 में से 130 गए तो कितने बच गए, 20। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। अब व्यास आपका 4.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर बेटा व्यास का जब हम क्या करते हैं, हम आधा करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, त्रिज्या मिल जाती है। क्या मिल जाती है, त्रिज्या यानी कि रेडियस मिल जाती है। आपका 4.2 का जब मैंने आधा किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 2.1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 4πr²। क्या होता है, 4πr²। अब यहाँ पे 4π की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, r कितना है 2.1, यहाँ पे गुणा में 2.1, पॉइंट हटाऊंगी तो बटे 10, इसका पॉइंट हटाऊंगी तो बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 2 से काटा तो आपका 2 पंजे, या फिर इसको छोड़ दीजिए, पॉइंट में सीधा ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका बेटा यहाँ पे जब इसको किया तो 22 चौके कितना हो गया, 88 हो गया। 88 को हमने 3 से गुणा किया, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 24 में 2 प्लस किए तो आपके हो गए 26। ठीक है ना, और बटे में यहाँ पे कितना है आपका 100 है। ठीक है, तो 264 और बटे में 100, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2.64 आ गई। तो यानी कि आपका इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। कोई डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स हैं वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाएं। तो आज की क्लास आप सभी बच्चों को कैसी लगी, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डेली शाम को 6:30 बजे ये बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम लोगों को यहाँ पे लेकर आएंगे आपकी तैयारी को बेहतर कराने के लिए। इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर आर्मी अग्निवीर का आपका कंप्लीट बैच यहाँ पे चलने लग रहा है, जिसके अंदर आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, जिसके अंदर 2023, 24, 25 के
जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके एनालिसिस के आधार पर, साथ ही साथ 2026 के ओरिजिनल एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ये भी सारी की सारा बैच आपको मिलने वाला है, वो भी मात्र 499 रुपये में। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट से बैच के साथ जुड़ें। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों की यहाँ पर वेबसाइट है, ध्यान रखनी है, sscgkgs.com, जिसके ऊपर आपकी हर एक चीज प्रोवाइड की गई है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे भारत के प्रमुख त्यौहार हों, भारत के ऐतिहासिक मंदिर हों, भारत के प्रसिद्ध नृत्य हों, इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल हों, भारत की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख हो, हर टॉपिक आप लोगों को स्टैटिक जीके का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो भी फुल डिटेल के अंदर। हर चीज को बिल्कुल गहराई से आपके सामने लाया गया है, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे न्यू अपडेट में जाते हैं और न्यू अपडेट में जाके यहाँ पे बेटा कोई भी टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं वो सभी की सभी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसके साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है यदुवंशी सक्सेस पॉइंट, YSP लाइव क्लास सर्च करेंगे, यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों की बेटा यहाँ पे प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें सारे के सारे अब तक जितने भी आप लोगों के मॉक टेस्ट कराए हैं सभी के सभी मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप लोग यहाँ से भी जाकर अपना मॉक टेस्ट है उनको लगा सकते हैं, अपनी तैयारी है उसको प्रतिदिन बेहतर कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़िए, वहां से डेली मॉक टेस्ट लगाइए, वेबसाइट के साथ जुड़िए, वहां से डेली क्विज लगाकर अपनी तैयारी उसको एनालिसिस कीजिए, और कमी बेसी रहती है, टॉपिक नहीं समझ में आता है तो YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर जाकर बैच परचेज करके अपनी तैयारी उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका नहीं हमारा भी यहाँ पर एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यदुवंशी सक्सेस पॉइंट से अब की बार सिलेक्ट हों और फिर में माँ बाप का सपना है उसको पूरा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।